हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने दो टाइप की रिएक्शंस की बात की थी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आ रही थी, जिसमें कि आपने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं इसके अंतर्गत आ रही थी। कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, कंबशन आपका दहन की अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसके अलावा एडिशन रिएक्शन यानी संकलन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की अभिक्रिया इसके अंतर्गत आ रही। कंबशन रिएक्शन में आपने बोला था कि कोई भी सब्सटेंस है आपका या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो वो आपकी क्या है, कंबशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में हीट आपकी प्रोड्यूस होगी, इसी को क्या कहा जा रहा है, कंबशन रिएक्शन कहा जा रहा है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की थी, दोनों ही कंबशन के बाद डिफरेंट टाइप की फ्लेम्स देती हैं, जहां पर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या दे रहे हैं, आपकी साफ ज्वाला, नीली साफ ज्वाला के साथ जल रहे हैं। वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें कहा जा रहा है, वो कैसी, पीली और काली ज्वाला के साथ, काली ज्वाला यानी कालिख वाली, कालिख वहां पर उत्पन्न हो रही है, जहां पर कि हम कहते हैं कार्बन कंटेंट का या कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपकी पीली ज्वाला बन रही है या फिर वहां पर कालिख बन रही है। ओके, देन हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड प्रॉपर्टी थी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जहां पर आपने बोला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, कुछ कुछ आपके कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन को देने का काम करते हैं किसी कंपाउंड को, तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे कि हमने किसकी बात की, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया आपका, और इसके अलावा आपने पोटेशियम परमैंगनेट की बात की थी। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन या संकलन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन का योग होगा, या तो वो संतृप्त में बदलेगा या फिर उसके असंतृप्तता में कमी आएगी, और ये सब कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है, जैसे आपका निकल हो गया, पैलेडियम हो गया या प्लेटिनम हो गया। ओके, तो इस तरह से हम एडिशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी देखा, इथाइन से आपका इथीन बन रहा है, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम इनमें से किसी की भी उपस्थिति में। उत्प्रेरक का जनरली काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को तीव्र या मंद करना, उसकी दर पे इफेक्ट डालना, बाकी उसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है अभिक्रिया में। ओके, फोर्थ है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहां पर आपने बोला कोई एक कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक एटम को कोई बाहर का अन्य एटम रिप्लेस कर देता है, वहां से प्रतिस्थापित कर देता है यानी हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस एटम को हटाया गया है, इसकी जगह पर कोई अन्य एटम आया है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आया है, तो इसी को क्या कहते हैं, आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे आपने यहाँ पर देखा मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई गई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये यहाँ से दो क्लोरीन के एटम हैं, एक क्लोरीन का एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन का हटाया, Cl वहां पर आ गया, तो CH3 CH4 था ना पहले, एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 हो गया, और उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया, Cl आ गया। ठीक है ना, तो CH3 Cl बन गया। अब क्या बचा, एक Cl और बचा हुआ है अभी, और यहाँ का H, उन्होंने दोनों मिलकर के क्या बना लिया, HCl बना लिया। तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं कि कुछ यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में पढ़ना होता है आपको, इनके ये हैं क्या, इनके यूजेस क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पर इनके बात करते हैं। तो इथेनॉल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि आपका क्या है, एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है यानी रंगहीन द्रव है आपका, सॉल्युबल इन वाटर, जल के साथ विलय होता है, एंड हैज अ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ओके, क्या होता है, डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, इसकी एक अलग प्रकार की गंध होती है, और कैसा होता है आपका, बर्निंग टेस्ट देता है। इट्स कंजप्शन
इन स्मॉल क्वांटिटीज causes drunkenness and can be lethal, ठीक है ना। अगर इसको आप लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं एक एज अ ड्रिंक, आप बोल रहे हैं कि पेय के रूप में आप इसको ग्रहण करेंगे तो ये लीथल हो सकता है और ड्रंकनेस क्रिएट कर सकता है। ओके, दूसरा आपका है इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम होता है इसका, सिरके में जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट होता है। CH3COOH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। 5 से 8% एसिटिक एसिड का जल के साथ मिले जो बनता है उसको विनेगर कहा जाता है। एंड 100% प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आप कभी लेबोरेटरीज में गए होंगे तो आपने देखा होगा किसी किसी बॉटल में ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिखा रहता है, तो वो क्या है, वो 100% प्योर एसिटिक एसिड है जो कि क्या करेगा, ग्लेशियर के समान स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है एंड फ्रीजेस फॉर्मिंग ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स। ओके, ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स वो बनाता है। अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस देखेंगे आप लोग इथेनॉइक एसिड के लिए। सबसे पहले इथेनॉल के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। यह एक रंगहीन द्रव है और जब इसे द्रव कहा जा रहा है तो ये कमरे के तापमान की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो सामान्य तापमान है उस पर ये द्रव अवस्था में आपको मिला जाता है। रंगहीन की बात करेंगे तो यानी इसका कोई रंग नहीं होता है इसमें। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पर इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे उन पर हम लोगों ने बात की है। एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर इससे नशा हो सकता है। तो जो आपके पेय होते हैं उनमें भी ये उपस्थित होता है एथेनॉल। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर जो आते हैं उनमें ये उपस्थित होता है और ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। ये एक अच्छा विलायक है। ठीक है, सॉल्वेंट विलायक की भांति इसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे आप जल की बात करते हैं कि ये क्या होता है, आपका सार्वत्रिक विलायक होता है या वैश्विक विलायक जिसको आप कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके अलावा आपका एल्कोहल में इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, इन सब का यूज एज अ सॉल्वेंट किया जाता है। जैसे फार्मा वगैरह में, औषधियों में जब एक्सट्रैक्शन का काम होता है तो वहां पर भी इसको यूज में लाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक, आदि में किया जाता है। ओके, चलिए ये नोट करेंगे इथेनॉल के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एथेनोइक
सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। कौन से समूह से संबंधित है? आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, COH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ठीक है। और क्या कहा गया है? 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। एसिटिक एसिड के या एसिटिक अम्ल के 5 से 8% जलीय विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, ओके। जमने पर यह ग्लेशियर के समान संरचना बनाता है। इसलिए इसके शुद्ध रूप को या इसको शुद्ध अवस्था में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ओके। तो ये सारा आपका एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड के बारे में हो गया, इसको नोट करेंगे आप लोग जल्दी से। चलिए आगे रिएक्शंस देखते हैं इसकी। सबसे पहले इथेनॉल की बात कर लेते हैं। तो इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई जाएगी, तो क्या बनेगा आपका? इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथो ऑक्साइड। जब आपका इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम इथो ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसा कि इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा है, ओके। चलिए एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन के लिए इक्वेशन तो आप यही वाली लिख लेंगे, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा दूसरा उत्पाद
दूसरा उत्पाद यानी सेकंड जो आपका प्रोडक्ट होगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। ओके, चलिए तो ये रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसको निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अभिक्रिया डिहाइड्रेशन आपने पहले भी कई बार सुना होगा, या नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग कभी बोल देते हैं कि किसी को डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना, ठीक है। अगर हम बॉडी की बात करें उसमें डिहाइड्रेशन होना है, यानी बॉडी में आपका पानी की कमी हो गई है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है कि ये डिहाइड्रेशन हो गया उनको। ओके, इसका मतलब पानी निकल गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, निर्जलीकरण में एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। क्लियर, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, इसी को डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहा जा रहा है। So ethanol react with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin to produce ethylene. This reaction is known as dehydration of ethanol because in this reaction a water molecule is removed from the ethanol molecule. इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल रहा है या बाहर आ रहा है और उसके बाद इथाइलिन या इथिन आपका फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए आप लोग लिखेंगे 443 केल्विन ताप पर इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल का अणु पृथक हो जाता है तथा एथीन बनता है। ओके, और ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, हमने दो कंपाउंड्स की बात की जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। ओके, दोनों में हमने इथेनॉल की रिएक्शंस को यहाँ पर देखा कि इथेनॉल का एक बार सोडियम के साथ हमने रिएक्ट करवाया, दूसरी बार हमने देखा कि गर्म करने पर H2SO4 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है वहां पर। ऐसे ही इथेनॉइक अम्ल की आपकी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसमें आपका इथेनॉइक अम्ल और एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाएगी, एस्टर वहां पर फॉर्म होगा, और इसके अलावा एक में हम उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्योंकि वो एक एसिड है, तो वो आपका न्यूट्रलाइजेशन जैसी रिएक्शन कुछ वहां पर फॉर्म करके देगा। ओके, तो यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।